नमस्कार अस्सलाम वालेकुम बस कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे फिजियो में एड्रीनो कॉर्टिकल हार्मोन्स। तो सबसे पहले बता रहा है कि जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं ये हमारी जो किडनीज होती है उसके सुपीरियर पोल पे लाया करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके डिवीजन बताई हुई है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले वाला होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स जिसकी 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि आउटसाइड से इनसाइड की तरफ होती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं ज़ोना ग्लैमेरुलोसा। सेकंड जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं ज़ोना फैसुलेटा। और थर्ड वन जो होती है जो ज़ोना रेटिकुलरिस होती है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट होता है एड्रीनल मेडुला। अच्छा, उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स होते क्या है, ये जो होते हैं या स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। और जो ऑल स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। उसके बाद इसकी 3 फर्दर टाइप्स होती हैं। सबसे है मिनरलोकॉर्टिकल हार्मोन्स। ये हमारा जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स पे अफेक्ट करता है, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर हमारे सोडियम और पोटेशियम को जो कि सेंसाइज होती है ज़ोना ग्लोमेरुला से। अब इसमें हमारे एल्डोस्टेरोन आ जाता है, डिऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन आ जाता है, 9 अल्फा फ्लोरोकोर्टिसोल कोर्टिसोल और कोर्टिसोन आ जाता है। इसके बाद है ग्लूकोकोर्टिकस। अब ये जो होते हैं हमारी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। और ये हमारे सेंथिसाइज होते हैं ज़ोना फैसुलेटा से और ज़ोना रेटिकुलरिस से। इसमें हमारे कोर्टिसोल हमारा हार्मोन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिसोन, प्रेडनिसोन, मिथाइलप्रेडनिसोन और डेकामिथासोन आता है। अच्छा, उसके बाद एड्रीनल एंड्रोजन्स। अब इसमें जो हमारे इसका जो होता है ये एग्जिबिट करते हैं सेम एक्शन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। ये सेंसाइज होते हैं ज़ोना फैसुलेटा और ज़ोना रेटिकुलरिस से। अब ये वाला जो टेबल है इसमें हमारे एड्रीनल एक्सटीरियर हार्मोन्स हैं वो दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उनकी जो प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है, एवरेज अमाउंट कितना सीक्रेट होता है 24 आवर में, उनकी ग्लूकोकोर्टिकल एक्टिविटी कितनी है, कैसे है। इसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकल एक्टिविटी उनकी कैसे है, ठीक है। अब एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले कोर्टिसोल है। अब ये बता रहे कि ये 94% बाउंड होता है हमारे कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन या ट्रांसकोटन या इसके साथ एल्बुमिन के साथ 6% ये फ्री फॉर्म में होता है। और बाकी जो एल्डोस्टेरोन होता है ये ट्रांसपोर्ट होता है 50% ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होता है और 50% फ्री फॉर्म में होता है। उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स की डिग्रेडेशन। एडीएस हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे डिग्रेडेड होते हैं लिवर में और कॉन्जुगेट होके ग्लूकोरोनाइड्स बनाते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं। और ये मोस्टली जो होते हैं एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के जरिए। अब ये हमारा एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन की साइट ऑफ फॉर्मेशन होती है ज़ोना ग्लैमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। डेली इसकी सिक्रेशन 150 माइक्रोग्राम पर डे होती है। ब्लड लेवल में इसका 6 नैनोग्राम पर 100 ml होता है, ठीक है। एक्शन जो होता है इसका सबसे पहले रेनल ट्यूबल्स में ये होता है कि एल्डोस्टेरोन जो होता है सोडियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और एक्सचेंज करता है पोटेशियम के साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ डिस्टल ट्यूबुल के ज़रिए, कलेक्टिंग ट्यूबुल और कोलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए। इसके अलावा ये वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ज़रिए जो ग्रेटेड होता है हमारे सोडियम की एब्जॉर्प्शन से, जिसके बाद होता है कि हमारा ई सेम में वॉल्यूम बढ़ जाता है। सर्कुलेशन में देखा जाए तो ये हमारी ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। स्वेट ग्लैंड्स में और सलेवरी ग्लैंड्स में हमारी जो सोडियम और क्लोरीन की रीएब्जॉर्प्शन उसको बढ़ाता है और इसके अलावा पोटेशियम की सिक्रेशन को बढ़ाता है। अच्छा, उसके बाद जीआईटी में बेसिकली हमारा सोडियम और क्लोरीन की एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेशन। एल्डोस्टेरोन जो होता है रेगुलेट होता है हमारे इन चीज़ों से, पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने से, रेनिन एनर्जेटिक सिस्टम की एक्टिविटी की इंक्रीज़ होने से, सोडियम का कंसंट्रेशन कम होने की वजह से। इसके अलावा अनडिफाइंड पिट्यूटरी फैक्टर बट नॉट एसीटीएच, ठीक है। इसके अलावा एसीटीएच की वजह से और हाइपोवोलेमिया और हाइपोटेंशन की वजह से।
अब एल्डोस्टेरोन स्केप, मतलब जब भी हमारा एक्सेस जो होता है एल्डोस्टेरोन इनहिबिशन होता है तो एक्सेस जो सोडियम और वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, इसकी वजह से ई सेप वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसकी वजह से एपिलर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है और एट एज वेल हमारा कार्डियक आउट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर होता है कि जो प्रेशर डेरिवेटिव और जो प्रेशर लेटर्स बन जाता है, इसकी वजह से सेकेंडरी लॉस होता है हमारे सोडियम और वाटर का, जिसको हम एल्डोस्टेरोन स्केप कहते हैं। अब ये हमारा कोर्टिसोल, ठीक है। अब इसकी जो साइट ऑफ सीक्रेशन जोना फैसुलेट और जोना रेटिकुलरिस है, डेली इसकी सीक्रेशन 15 mg पर डे है और नॉर्मल ब्लड लेवल है इसका 12 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है, माइक्रोग्राम। एक्शन ये है कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है, ठीक है। कैसे बढ़ाता है? हमारे अमीनो एसिड को मोबिलाइज करता है हमारा। इसके अलावा ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन सेल्स में डिक्रीज करता है, क्योंकि NADH2 की ऑक्सीडेशन को डिक्रीज कर देता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ाता है, क्योंकि ग्लूकोजिनेसिस बढ़ती है जैसे, और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम करता है। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में ये हमारे अमीनो एसिड को मेटाबॉलाइज करता है और हमारा जो अमीनो एसिड की कंसंट्रेशन को ब्लड में बढ़ाता है और अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है। इसके अलावा ये प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ाता है, इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ाता है। फैट की मेटाबॉलिज्म में ये हमारे फैटी एसिड को मोबिलाइज करता है रिबो टिश्यूज से, फ्री फैटी एसिड को बढ़ाता है, यूटिलाइजेशन उसकी बढ़ाता है। कीटोसिस में ये हमारा कन्वर्जन करता है फ्री फैटी एसिड को एसीटल को में। फंक्शन स्ट्रेस में इसका क्या काम होता है? कहते हैं जैसे स्ट्रेस की कंडीशन में कोर्टिसोल सीक्रेशन जो होता है वो मोबिलाइज करता है हमारे अमीनो एसिड और फैटी एसिड को। अब जो मोबिलाइज अमीनो एसिड जो फैटी एसिड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेस के टाइम में। इसके अलावा डेमेंट टिश्यूज़ को यूटिलाइज करके मोबाइल अमीनो एसिड जो होता है न्यू प्रोटीन्स बनाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट में यह है कि हमारा लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन उसको स्टेबलाइज करता है, उसको इन्फ्लामेशन की रिलीज से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा कैपिलरी मेम्ब्रेन जो हमारी परमिएबिलिटी उसको डिक्रीज करता है और प्लाज्मा लॉस को बचाता है। WBC की एबिलिटी को डिप्रेस करता है और फैगोसाइटोसिस टिश्यू में, और ये इन्फ्लामेटरी मटेरियल्स को रिलीज़ करने से बचाता है। इसके अलावा सप्रेस करता है एंटीबॉडी और टी सेल को, और ये हमारा इम्यून रिएक्शंस को प्रिवेंट करता है, फीवर को कम करता है। इसी के साथ एलर्जी में इसका एक्चुअल इफेक्ट जो होते हैं, ये हमारा एक्चुअल एलर्जी में एंटीबॉडी पर कोई नहीं इफेक्ट, लेकिन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को बिलो करता है। ब्लड्स में हमारा जो इजोनोफिल्स हैं उनके लेवल को कम करता है, लिम्फोसाइट के लेवल को कम करता है। इम्यूनिटी की जो होती है उसको हमारे सप्रेस करता है और पॉलीसाइथेमिया काज करता है, जिसमें RBC का लेवल बढ़ जाता है। रेगुलेशन में जो हमारा CRF होता है, एक प्रोटीन होती है जो कि पोस्टीरियर मीडियन बेसल हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, और ACTH और पेप्टाइड होता है जो को सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कोर्टिसोल जो होता है सीक्रेट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। डिफरेंट स्ट्रेसेस में ये हमारा कोर्टिसोल जो होता है ये सीक्रेट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कोर्टिसोल जो होता है ये इसमें CRF में नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन काज करता है और ACTH की सीक्रेशन काज करता है, जिसकी वजह से कोर्टिसोल की जो सीक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाती है। सर्कैडियन रिदम जो होता है, ठीक है, उसमें जो कोर्टिसोल होता है वो हाई होता है और जो मॉर्निंग होता है लो होता है, ठीक है। इसको हम सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। मुझे आपको लेक्चर अच्छा लगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।